नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिलन कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बेहद दिलचस्प किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये किताब है जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म। दोस्तों, इस किताब के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लें। तो बेसिकली ये किताब 1945 में पब्लिश हुई थी, जो कि जॉर्ज ऑरवेल का एक पॉलिटिकल सटायर है और इसे एलिगरी फॉर्म में लिखा गया है। बेसिकली एलिगरी फॉर्म लेखन की वो पद्धति होती है जहाँ पर आप प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये किताब भी कुछ उसी तरीके से लिखी गई है, जहाँ पर एनिमल फार्म को बेसिकली सोवियत रूस को दिखाया गया है, जहाँ पर रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 की क्रांति होती है। उस क्रांति के बाद किस तरह से सोवियत यूनियन बनता है और वहाँ पर लोगों की स्थिति किस प्रकार से है। तो ये सारा ताना बाना समाज का इस किताब में एलिगरी फॉर्म में दिखाया गया है, जहाँ पर सीधे सीधे इंसानों के बारे में नहीं बात की गई, बल्कि यहाँ पे बात की गई है एनिमल्स के बारे में। तो चलिए बिना और देर किए चलते हैं एनिमल फार्म की दुनिया में। दोस्तों, इसका बैकग्राउंड क्या है? बेसिकली एनिमल फार्म शुरू होती है मैनर फार्म से, जिस जगह का नाम है मैनर फार्म, और ये मिस्टर जोन्स इसके मालिक हैं। और एक दिन यहाँ पर एक जानवर जो कि बेसिकली एक बोर है, उनको एक विज़न आता है और उन्होंने सब एनिमल्स की एक सभा बुलाई है। और इस सभा में इन बातों पर जोर डाला जाता है कि किस तरह से जानवरों का शोषण हो रहा है, किस तरह से उनके हक और हकूक मारे जा रहे हैं और किस तरह से वो सब मिल करके इसे बदल सकते हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है एनिमल्स की क्रांति की, उनके रिवोल्यूशन की। तो सबसे पहले सब लोग इकट्ठा होते हैं और वो आपस में तय करते हैं कि सारे एनिमल्स मिलकर मिस्टर जोन्स, जो कि मैनर फार्म के मालिक हैं, उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट करेंगे। तो ठीक है, दिन और समय मुकर्रर होता है और प्लानिंग के हिसाब से रिवोल्ट शुरू कर दिया जाता है। और बहुत जल्दी, क्योंकि एकता में बल होता है और सारे एनिमल्स एक साथ हैं, तो मिस्टर जोन्स, जो कि एक अकेले आदमी अपनी बीवी के साथ वहाँ रहते हैं, उनको भगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और उस पर वो दारू के बड़े शौकीन थे, शराब पीने के। यहाँ पे शराब पीना बेसिकली ये दिखाता है कि वो एक लैविश लाइफ जी रहे थे, उनका मॉरलिटी से कोई लेना देना नहीं था, तो उसको भगाना आसान था। फाइनली एनिमल्स मिस्टर जोन्स को वहाँ से भगा देते हैं एनिमल फार्म से। और अब एनिमल फार्म पर एनिमल्स का कब्जा हो गया और एनिमल जो है अपने लिए एक सिद्धांत, आप कहें कि आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, या कहें कि आप एनिमल कमेंडमेंट्स बनाते हैं। तो उसके बेसिक टेनेट्स क्या होते हैं? जैसे कि 10 कमेंडमेंट्स होते हैं, जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, तो इसी तरह से एनिमल अपना एक सिद्धांत बनाते हैं। तो इसका सबसे पहला सिद्धांत होता है कि जो भी 2 पैरों पर चलता है वो हमारा दुश्मन है। यानी कि अभी अभी उन्होंने मिस्टर जोन्स को भगाया था, जो कि 2 पैरों पर चलने वाला यानी कि इंसान था, तो इंसानों से उनकी दुश्मनी है। ठीक है, इसके बाद जो भी 4 पैरों पर चलते हैं या जिनके पंख हैं, वो हमारे दोस्त हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एनिमल्स ब्रदरहुड की बात की गई है। ठीक है, तीसरा सिद्धांत वो बनाते हैं कि नो एनिमल विल किल एनी अदर एनिमल, यानी कि यहाँ पर वो अहिंसा की बात करते हैं। इसके बाद उनका अगला सिद्धांत होता है नो एनिमल शैल स्लीप ऑन द बेड, यानी कि कोई भी लैविश लाइफ नहीं जिएगा। वेरी गुड, यहाँ तक तो काफी अच्छी चली। इसके बाद नेक्स्ट है नो एनिमल विल ड्रिंक एल्कोहल, यानी कि अल्कोहल से समाज में बुराई आती है, तो कोई भी एनिमल जो है अल्कोहल नहीं पिएगा। फेयर इनफ। उनका अगला सिद्धांत नो एनिमल विल किल एनी अदर एनिमल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल। तो इस तरह से फार्म में एनिमलिज्म की शुरुआत हो जाती है। यहाँ के 2 बड़े नेता मिस्टर स्नोबॉल और मिस्टर नेपोलियन, जो कि दोनों पिग्स हैं, जिन्होंने इस क्रांति की अगुवाई की है। तो स्नोबॉल जो है वो एक आइडियलिस्टिक क्रांति को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर वो समाज की बेहतरी चाहते हैं, जहाँ पर वो एनिमल्स को शिक्षा देना चाहते हैं, जहाँ पर वो बात करते हैं उनके उत्थान की। और दूसरी तरफ है मिस्टर नेपोलियन, जो कि एक तरह से कहा जाए कि उन्हें पावर चाहिए, वो चीज़ों को मोर ऑर्डरली वे में करवाना चाहते हैं, जहाँ पर एक नेता एक ऑर्डर देता है और बाकी जनता उनकी बात सुनती है। बहरहाल, जिस तरह से एनिमलिज्म आगे बढ़ता है और थोड़े ही समय में उनमें कुछ डिफरेंसेस पैदा होने लग जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर नेपोलियन, जो कि थोड़े उग्र स्वभाव के हैं, उन्होंने अपनी एक सीक्रेट आर्मी बनाई हुई है। उनके पास एक पैक ऑफ डॉग्स हैं, जिसको उन्होंने सीक्रेटली तैयार करके रखा हुआ है। जब स्नोबॉल्स के साथ उनके डिफरेंसेस अब सामने आएंगे और हो सकता है कि उनके विवाद इस कदर बढ़ जाएं कि उनमें से एक वहाँ पे रह सके और दूसरा ना रह सके, तो मिस्टर नेपोलियन
जो कि थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव हैं और पावर सीकर की तरह उनके विचार हो गए हैं, वो सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं, वो अपने पैक ऑफ एनिमल्स का यूज़ करते हैं और स्नोबॉल को चेज करके वो भगा देते हैं। बहरहाल अब मिस्टर बहरहाल अब मिस्टर नेपोलियन का यहाँ पर कब्जा हो गया है एनिमल फार्म पर, और अब वो सारी चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। यहाँ पर एक स्किवल करके एक और पिग है जो कि लोगों को, जो कि प्रोपेगेंडा में एक्सपर्ट है, और वो अब मिस्टर नेपोलियन के साथ मिलकर के एक प्रोपेगेंडा मिशन पर है, जहां पर वो पुराने सिद्धांतों को किस तरह से तोड़ मरोड़ के लोगों को पेश करना है, किस तरह से इंफॉर्मेशन को छुपानी है। और जब लोगों के साथ कुछ भी एनिमल फार्म में जब लोगों को कुछ भी भनक लगती है कि कुछ गलत हो रहा है, उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, या एनिमल के जो सिद्धांत है एनिमलिज्म के वो सही से नहीं माने जा रहे, तो यहाँ पर हर गलती के लिए दोस्त मिस्टर स्नोबॉल, जिसको कि ऑलरेडी मिस्टर नेपोलियन ने चेस करके भगा दिया है अपने कुत्तों की मदद से, उस पर डाल दिया जाता है। आप समझ रहे होंगे कि अभी क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मिस्टर नेपोलियन का वहां पर पूरी तरह से राज हो जाता है। अब वो एक लेविश लाइफ जी रहे हैं, जो कि एनिमलिज्म के सिद्धांत थे कि वो बेड पर नहीं सोएंगे, वो अल्कोहल नहीं पिएंगे, एक दूसरे को नहीं मारेंगे, या सारे एनिमल बराबर हैं। इनका पूरी तरह से इन मामलों की धज्जियां उड़ा दी जाती है, पूरी तरह से इन बातों की बेपरवाही की जाती है। और नेपोलियन, क्योंकि अब उनके पास ताकत उनके पास आ चुकी है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उन्हें क्या कहता है, और फिर क्या। और इस तरीके से मिस्टर नेपोलियन अब वहाँ के रिबेलियन लीडर, या आप कहें कि वहाँ एनिमल्स के लीडर होने की बजाय अपने अपने फायदे के लिए अपनी राजनीति करना शुरू कर देते हैं। और जो इसका एंड सीन है वो बहुत ही मार्मिक है। यहाँ पर एंड सीन में मिस्टर स्नोबॉल ह्यूमन से दोस्ती कर चुके हैं अब तक, वो ट्रेड्स कर रहे हैं ह्यूमंस के साथ में, और फाइनली लास्ट डे जो इसका एंड सीन है वहाँ पर एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों, एक एनिमल्स मीन्स मिस्टर नेपोलियन ह्यूमंस के साथ बैठ करके एक पार्टी कर रहे हैं, जहाँ पर अल्कोहल भी पी जा रही है, जहाँ पर ह्यूमंस के साथ दोस्ती निभाई जा रही है, और बाकी के जानवर इसे बाहर से देख रहे हैं और वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ये क्रांति, ये लड़ाई जो उन्होंने लड़ी थी वो इन चीज़ों के लिए नहीं लड़ी थी, पर अब चूंकि उनके साथ बिट्रेल हो चुका है, उनके साथ धोखा हो चुका है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो उनके पास बेबसी के साथ इसे देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। दोस्तों, ये था एनिमल फार्म मेरी नज़र से आपके लिए। अगर हम बात करें इसके मॉरल्स की कि हमें जॉर्ज ऑरवेल क्या दिखाना चाह रहे थे, तो बेसिकली वो हमें बताना चाहते हैं कि जब भी पावर अनचेक्ड होती है, इसका मतलब अगर हमारी डेमोक्रेसी में पावर पीपल में इन्वेस्टेड है और हम उस पावर को पॉलिटिशियंस को वोट करके देते हैं, तो यदि उस पर अंकुश ना रखा जाए, उस पर चेक ना रखा जाए, अगर हम विजिलेंट नहीं होंगे, अगर हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, अगर सही इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंचेगी, तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं तो क्या होगा। तो हमारी ये हार्ड फॉट लड़ाई, ये मुश्किल से जीती हुई आज़ादी, ये सब सवालों के घेरे में आ जाएगी। हम आज़ाद तो होंगे पर पूरी तरह से नहीं। तो दोस्तों, ये जॉर्ज ऑरवेल की एक बहुत ही शानदार रचना है, जो कि बेस तो है रशिया की क्रांति पर और उसके बाद सोवियत संघ पर ये सिर्फ वही नहीं रुकती है, ये वर्तमान और भविष्य और भूत तीनों ही कालों में प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी, एक नए जज्बात के साथ। थैंक यू। शब्बा खैर। दोस्तों, जॉर्ज ऑरवेल की रचना एनिमल फार्म ये सिर्फ उस समय के लिए नहीं थी, 1945 में लिखी गई थी, और ये सिर्फ रशिया और सोवियत संघ के हालातों पर ही नहीं थी। अगर आज हम इसे देखें अपने परिप्रेक्ष्य में, विश्व के संदर्भ में, इस वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, द पावर के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो आप देखेंगे इसके बहुत सारे जो नुआंस हैं वो हमसे भी रिलेवेंट हैं, वो इस परिस्थितियों में, वर्तमान की परिस्थिति में रिलेवेंट हैं, और ये आगे भी जब सत्ता का संघर्ष होगा, जब पावर के लिए संघर्ष होगा, जब इंसान की इंसानियत पे बात आएगी, ये हर उस जगह पे रिलेवेंट होगा।
अगर आपको हमारा ये अगर आपको हमारा ये वर्णन अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस किताब को पढ़िए, देखिए, इसे समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किस्सा कहानी या एक ऐसी रचना नहीं है जिसका उद्देश्य कुछ पैसे कमाना या लोगों का मनोरंजन करना हो, बल्कि ये तो एक ऐसा मास्टरपीस है जो हर इंसान को, वो किसी भी प्रकार के सिस्टम में रहता हो, चाहे डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, थियोक्रेसी है, मोनार्की है, कहीं पर भी ये हर इंसान को जरूर एक बार पढ़ना चाहिए और ये समझना चाहिए कि इस पावर के स्ट्रक्चर में, इस सत्ता के संघर्ष में हम कहाँ पर हैं और कैसे हम सजग रह सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।